गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था पद्य खंड में आपके आरोह से, वो था फिराक गोरखपुरी का रुबाइयाँ। और उसी चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है जिसमें की है गजल, और ये इसके लेखक भी फिराक गोरखपुरी हैं, उसी का सेकंड पार्ट है। तो आज हम जो है पढ़ने जा रहे हैं फिराक गोरखपुरी का गजल। तो इसमें जो है कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य और एक शायर के दिल का दर्द जो है इसमें बयान किया है। तो इसका फर्स्ट स्ट्रेंजा है, नौरस गुचे पंखड़ियों की नाजुक गिरह खोले हैं। पंखड़ियां फूलों की पंखड़ियां, नौरस यानी कि नौ प्रकार के जो रस होते हैं वो, गिरह मतलब गांठें, या उड़ जाने को रंगों वो गुलशन में पर तोले हैं। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं। तुम भी सुनो हो यारों, शब ने सन्नाटे कुछ बोले ही है। शब में, शब यानी कि रात में, सन्नाटे में कुछ बोलते हैं। तो इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। कवि कह रहा है कि नवरस कलियों की कोमल पंखड़ियों की गांठें खोलकर बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि जब एक फूल जब खिलता है, उसकी कलियां धीरे धीरे खुलती है, तो फूलों के अंदर क्या है, रस होता है। तो कवि ने कहा कि नवरस कलियों की कोमल पंखुड़ियों की गांठें खोलकर जो है बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो नवरसों से युक्त रंगों की आभा जो है फुलवारी में रम जाना चाहती है, कि रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं और वहां से रस भी निकल रहे हैं। गजलकार जो कहते हैं कि रात्रि का आलम, आलम मतलब माहौल ऐसा है कि तारे भी आंखें झपकाते हुए से प्रतीत होते हैं। अर्थात जो है प्रकृति में जो है रात्रि के लक्षण जो है स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। पृथ्वी का कण कण सोया हुआ है। कवि कहना चाहता है कि भले ही चराचर में सन्नाटा छाया हुआ, यानी कि सारे जगत में जो है सन्नाटा छाया हुआ है, तो भी इस मौन स्थिति में हृदय की पीड़ा महसूस की जा सकती है। अर्थात व्यथित हृदय की पुकार स्पष्ट सुनी जा सकती है। यहाँ पर जो है शायर का हृदय जो है, कवि का हृदय जो है व्यथित हो रहा है। तो कह रहा है कि कवि सन्नाटा इतना है, मौन वहां पर इतना है कि किसी के व्यथित हृदय की पीड़ा को सुना जा सकता है। इसका सेकंड स्ट्रेंजा है, सेकंड पैराग्राफ है, हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला है। किस्मत को हम रो लेवे, हम किस्मत को रो लें। जो मुझको बदनाम करे काश वो इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले। जो मुझको बदनाम करे काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले या अपना पर्दा खोले। यानी कि इसमें जो शायर है वो कह रहा है कि मैं किस्मत को कोसता रहूं और किस्मत मुझे कोस ले, तो दोनों को क्या है, हम दोनों को एक ही काम है। और वो अपने जो हमराज, यानी कि जिसके साथ वो अपने राज शेयर करता है, अपने जो राज है उन जिनसे वो अपने दिल की बातें करता है, उसके लिए कह रहा है कि जो मुझको बदनाम करे, यानी कि जो मेरे राज खोलेगा वो इतना सोच ले कि उसका अपना पर्दा भी खुलेगा। यानी कि जब वो अपने राज खोलेगा तो साथ साथ उसके राज भी खुलते चले जाएंगे, क्योंकि दोनों के राज एक ही हैं। तो कवि कह रहे हैं कि मेरी किस्मत मुझको सदैव कवि कर्म में लीन देखकर रोती रहती है। न मैं कभी किस्मत को कोसना छोड़ता हूं और न किस्मत ही मुझे इस काव्य सृजन में देखना चाहती। यानी किस्मत भी उसे कविता करते हुए नहीं देख सकती और वो भी किस्मत को कोसता रहता है। अतः दोनों ही अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। शायर फिराक गोरखपुरी ने इस शेर में अपने हमराज को सावधान करते हुए कहा है, यानी कि जिससे वो अपने राज शेयर करते हैं, अपनी दिल की बातें साझा करते हैं, उसको सावधान करते हुए कहा है कि हमें बदनाम करने की नाकाम कोशिश ना करें। यदि वे गुस्ताखी, यानी कि यदि वो हिमाकत करते हैं, इस तरह की गलती करते हैं, तो स्वयं भी बदनामी का दंश झेलेंगे, क्योंकि हम दोनों के रहस्य एक ही हैं। एक के भेद प्रकट होने पर दूसरे के भेद स्वतः ही प्रकट हो जाएंगे। थर्ड स्ट्रेंजा है, ये कीमत भी अदा करें हम, बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ भी दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। कवि इसमें कह रहे हैं कि हमने अलग अलग रहने का दर्द सहा है। यानी कि वो जिसके साथ अपने दिल के राज साझा करता था, उससे जो है उसने अलग रहने का दर्द भी सहा है।
और कह रहा है कि हमने पूरे होशो हवास में, यानी कि मैंने अपने होश में रहते हुए अपने इस प्रेम की कीमत को अदा भी किया है। दुनिया के ताने और बदनामी भी सही है, तुम्हारे अलग रहने का गम भी मुझे सुकून देता है। कवि को वो चीज भी अच्छी लगती है जो कि अपने हमराज के साथ उसकी जुड़ी हुई है, यानी कि उसके अलग होने का दर्द भी उसे अच्छा लगता है। मैं तुम्हारे ऐसे ही व्यवहार के कारण, यानी कि दुनिया के और अपने जो हमराज के व्यवहार के कारण अपने दर्द को वो अपने हृदय में ही छिपाकर रखता है। दुनिया किसी का हमदर्द नहीं बन सकती। कवि कह रहा है कि दुनिया कभी किसी का हमदर्द नहीं बन सकती, यानी दर्द नहीं बांट सकती, बल्कि दुखी को और दुखी करके ही खुश रहती है। इसलिए शायर किसी के आगे रोकर अपना दुख प्रकट नहीं करता है। इसका चौथा पैराग्राफ है, फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। आबो ताब अशआर न पूछो तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। इसमें शायर जो है वो कहते हैं कि मतलब जो प्रेम में उसूलों की बात की है उसके बारे में उन्होंने बताया है कि इश्क और मोहब्बत में जो है संतुलन की आदत, यानी कि दोनों में संतुलन बराबर सा रहता है, उसको वो देखने को मिलता है। शायर कहते हैं कि इश्क और मोहब्बत में भी संतुलन की आदत जो है देखने को मिलती है, अर्थात यह कुछ खोकर ही पाई जा सकती है। यानी कि प्रेम में सिर्फ पाना ही नहीं होता बल्कि कुछ खोना भी होता है। प्रेम में सिर्फ पाने की इच्छा नहीं रखी जा सकती, अतः हम भी उसे स्वयं को खोकर प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इश्क और मोहब्बत दोनों में क्या संतुलन होता है, लेना और देना। यानी कि अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको कुछ देना भी पड़ता है। शायर दुनिया को संबोधित करते हुए कहता है कि हे दुनिया वालों, हमारी चमक दमक जो तुम्हारी आंखों के सामने है वह शेरो शायरी के कारण है या फिर हमारे द्वारा बटोरे गए मोतियों की चमक है। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि दुनिया चमक दमक से प्रभावित होती है जबकि वास्तविकता से वह अनभिज्ञ रहती है। नेक्स्ट स्ट्रेंजा है, ऐसे में तू याद आए अंजुमने में रिंदों को रात गए गर्दों पे फरिश्ते बाबे गुनह जग खोले हैं। सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। इसमें जो है कवि ने अपनी जो तुलना है वो मीर साहब की गजल से की है कि वो अब भी वो भी हैं जो मीर साहब की गजल की तरह गजल गा सकते हैं। और इसमें वो जो है अपनी प्रियतम को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि खुद पर आए संकट को वो मीर साहब की जो है उन्होंने गजलों का वर्णन किया है। शायर कह रहे हैं कि अपनी प्रियतम को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रिय, तुम ऐसे समय में याद आती हो जब शराबी मैं खाने का आनंद ले रहे होते हैं। यह वही समय होता है जब फरिश्ते आसमान में जाकर दुनिया के पापों का अध्याय खोलते हैं। शायर के कहने का आशय यह है कि जीवन में किए गए बुरे कार्यों की सजा जो है अंत समय में भुगतनी पड़ती है। तुम्हारी इतनी बेहतरीन शेरो शायरी पर यह फिराक खुद को कुर्बान करता है। इन गजलों में तो महान गजलकार मीर की गजलों की झलक मिलती है। और कवि के कहने का आशय यह है कि फिराक भी मीर की भांति ही अच्छी गजलें रचते हैं। इनकी शायरी का अंदाजे बयां जो है मीर से मेल खाता है। मीर जो है एक सफल और प्रसिद्ध गजलकार थे। तो ये जो है हमारा जो पार्ट है फिराक गोरखपुरी का, सबसे पहला इसका पार्ट था रुबाइयां, फिर दूसरे पार्ट में थी गजल। तो आज हमने दोनों चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिए हैं और दोनों पार्ट इसके जो है कंप्लीट हो गए हैं। धन्यवाद।